All right, good morning, students. Today we are going to continue with Geography Chapter 7. We are on Part 2 of Human Settlements. Our objective for today is students will be able to identify and take notes on the location of human settlements in India and Brazil. इंडिया और ब्राज़ील में अलग अलग ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी इंसानों के रहने की जगह कहाँ कहाँ है और किन वजहों के वजह से कि लोग यहाँ पे क्यों रहते हैं दूसरे जगह पे क्यों नहीं. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट टुडे. सो वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि एक ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स है इन जगहों के कि जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स है एंड वी गोइंग टू टेक नोट्स ऑन द सेम. ओके, कि क्यों वहाँ पे रहते हैं. ऑलराइट, व्हाट आर द रीजंस फॉर सेटलिंग ओवर देयर. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर द टू थिंग्स वी आर लर्निंग टुडे. वी आर लर्निंग अबाउट ह्यूमन सेटलमेंट्स इन इंडिया. लोग इंडिया में कहाँ पे रहते हैं और क्यों. एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इन ब्राज़ील. ब्राज़ील में लोग कहाँ पे रहते हैं और क्यों. ओके, सो स्टूडेंट्स, टेक योर पेंसिल्स पेन्स जो भी है तुम्हारे पास लिखने के लिए एंड टेक अ नोटबुक एंड बी रेडी टू राइट. पहले एक्सप्लेनेशन सुनो मेरा वीडियो में एंड देन यू कैन पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट राइटिंग द नोट्स ऑन द स्क्रीन. ओके, now students, before we move on ahead, let us quickly revise what are the two patterns that we learned. हमने ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में लास्ट टाइम पढ़ा था. सेटलमेंट क्या है? जहाँ पे लोग रहते हैं. ऑलराइट, द लोकेशन वेयर ह्यूमन स्टे. ओके, और हमने दो टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स के बारे में पढ़े थे. न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट जो राइट की तरफ दिख रहे हैं, बहुत क्राउडेड सा जगह है, और डिस्पर्स्ड यानी बहुत फैले फैले हैं, वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर. ऑलराइट, these are the two types of settlements that we had learned. Nucleated यानी places where the population is high, लोग आसपास रहते हैं एक दूसरे के, और एक सेंट्रल लोकेशन के आसपास उनका सारा सिटी या टाउन या विलेज जो भी है बना हुआ है. डिस्पर्स सेटलमेंट क्या है? जहाँ पे घर जो है, जितने भी लोग जहाँ जहाँ पे भी रहते हैं, बहुत फैले फैले हुए रहते हैं. एंड वेर आर दीज मोस्टली फाउंड इन प्लेसेस इन एक्सट्रीम क्लाइमेट, या फिर हाइट बहुत ज़्यादा है, या फिर वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ फॉरेस्ट, देर इज़ अ लॉट ऑफ ड्राई डेजर्ट, या फिर बहुत ठंड है वहाँ पे. ऑलराइट, सो डिस्पर्स सेटलमेंट्स आर फाउंड इन सच प्लेसेस. एंड न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आर फाउंड नियर रिवर्स, लेक्स, कोस्टल एरियाज. ऑलराइट, वेयर देर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर, गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, या फिर एग्रीकल्चरल लैंड है जहाँ पे जहाँ की ज़मीन में चीज़ें या प्लांट्स जो है उगाई जा सकती है. ऑलराइट, दैट्स व्हेन न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आर फाउंड. So these are the two types of settlement patterns. I revised it again so we can move on ahead and learn about how these settlement patterns look like in India and Brazil. Okay, so first let's come to human settlement in India. Okay, now if you, before explaining the notes, I'm going to quickly look at the map of India. Now this map of India shows us arable land. पहला जो येलो में दिखाया जा रहा है वो है arable land. टेबल में तुम देख सकते हो एरेबल लैंड लिखा गया है. एरेबल का मतलब क्या है? एग्रीकल्चरल लैंड यानी कल्टिवेबल लैंड. ओके, जहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है. देन इन द ग्रीन यू हैव फॉरेस्ट, ब्राउन में यू हैव नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, लाइट ग्रीन में यू हैव प्लांटेशन, स्क्रब एंड ग्रास पिंक में है यानी छोटा मोटा घास फूस होता है वहाँ पे, सिर्फ वो पिंक में दिखाया जा रहा है. एंड देन देयर इज ऑरेंज में अनप्रोडक्टिव लैंड. ठीक है, तो ये मैप इंडिया के लैंड के बारे में बता रहा है कि ये किस लैंड पे एग्रीकल्चर होता है, किस लैंड पे एग्रीकल्चर नहीं होता, किस लैंड पे जंगल है, किस लैंड पे सिर्फ घास फूस है. ओके, सो ह्यूमन सेटलमेंट्स इन इंडिया. इंडिया हैज़ अ वेराइटी ऑफ सेटलमेंट्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंट क्लाइमेटिक एंड जोग्राफिक कंडीशंस इन डिफरेंट रीजन्स. अभी हम ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लैंड का पिक्चर क्यों डाल रहे हैं हम? सिंपल, फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रीजन्स. So India has a variety of settlements because of the different climatic and geographical conditions in different regions. Okay, India, as we all know, have different geographical features. कुछ जगहों पे mountains है, कुछ जगहों पे forest है, कुछ जगहों पे rivers है, कुछ जगहों पे coastal areas है. Alright, क्योंकि इतने सारे टाइप के geographical कंडीशंस है हमारे कंट्री में, तो वहाँ के क्लाइमेट भी अलग होंगे, डिफरेंट तरह के क्लाइमेट होंगे. ऑलराइट, माउंटेनियस रीजन में कोल्ड क्लाइमेट होगा, डेजर्ट रीजन में हॉट क्लाइमेट होगा, कोस्टल रीजन में ह्यूमिड क्लाइमेट होगा. ऑलराइट, सो इंडिया हैज़ अ वैरायटी ऑफ सेटलमेंट्स बिकॉज ऑफ दीज क्लाइमेटिक कंडीशंस. क्योंकि ये क्लाइमेट के अलग अलग टाइप्स हैं इंडिया में, क्योंकि ये जोग्राफी के अलग अलग टाइप्स हैं इंडिया में, इसीलिए द टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स आर ऑल्सो वेरी वेरी डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेज इन इंडिया. ओके, क्लाइमेट अलग है तो ऑब्वियसली ह्यूमन सेटलमेंट्स भी अलग होंगे. नाउ सेकेंड पॉइंट, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आर फाउंड इन रीजन्स विद कल्टिवेबल लैंड. कल्टिवेबल, ये जो ऑरेंज में वर्ड है उसको तुम अपने नोटबुक में लिखो एंड राइट द मीनिंग ऑफ इट, विच इज एग्रीकल्चरल लैंड. ओके,
सो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आर फाउंड इन रीजन विद कल्टिवेबल लैंड, यानी जहाँ पे भी एग्रीकल्चर होता है वहाँ पे तुम्हें न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स यानी एकदम पास पास घर मिलेंगे. ऑलराइट, all the houses or all the residential areas in that place will be very close to each other. Cities, towns एकदम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. Alright, in those lands which are agricultural. For example, बिहार, यूपी, हरियाणा etc. And you can look in the map also. नॉर्दर्न पार्ट में तुम देख रहे हो फॉरेस्ट लैंड के जस्ट थोड़ा सा नीचे एक पूरा लाइन सिर्फ येलो का दिख रहा है. ऑलराइट, सो दैट मीन्स दैट होल प्लेस इज एग्रीकल्चरल एंड दैट मीन्स वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत हाई होगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है. एंड दैट्स द बिहार, यूपी, हरियाणा वाला रीजन. ओके, एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट रीजन इज ऑल्सो वेयर द गंगा प्लेन्स आर. नॉर्थ ऑफ इंडिया में गंगा भी उसी बेल्ट में पाया जाता है, उसी नॉर्थर्न रीजन में पाया जाता है जहाँ पे वो येलो कलर का एक पूरा लाइन दिख रहा है. ऑलराइट, सो दैट मीन्स देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर ऑल्सो ओवर देयर, विच इज ऑल द मोर रीजन वाई पीपल आर लिविंग ओवर देयर. क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी है, वहाँ पे रेनफॉल है, वहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड है. ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई द सेटलमेंट्स देयर आर न्यूक्लिएटेड, यानी एक दूसरे के बहुत आसपास है वो सेटलमेंट्स. क्यों? क्योंकि all these features are available there. And some examples of the states are Bihar, UP, Haryana. Dispersed settlements are found in areas with dense forest, high altitudes, dry desert lands. Alright, इंडिया में dispersed settlements कहाँ पे पाए जाते हैं? Where there are areas with dense forest. ग्रीन कलर में जो भी तुम्हें मैप में दिख रहा है, these are all the areas with dense forest, यानी बहुत घना जंगल है. ओके, हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड यानी बहुत हाइट पे जगह है, यानी माउंटेन्स है, हिल्स है. ऑलराइट, ड्राई डेजर्ट इंडिया में सिर्फ एक ही है, दैट्स अराउंड द एरिया ऑफ गुजरात विच इज़ द रन ऑफ कच्छ एंड राजस्थान. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल राजस्थान, जम्मू कश्मीर, वेस्ट पंजाब, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेट्रा. ऑलराइट, नाउ इफ यू लुक एट द मैप स्टूडेंट्स, ग्रीन कलर के जगह जहाँ पे भी है ना, वहाँ पे बहुत घने जंगल है. अभी घने जंगल में तुम खेती बाड़ी नहीं कर सकते, तुम्हें पहले पेड़ काटने पड़ेंगे उसके लिए. ऑलराइट, एंड दैट इज़ ऑलवेज नॉट अलाउड इन इंडिया. सो ऑब्वियसली वहाँ पे घने जंगल है तो मतलब वहाँ जानवर भी होंगे, वहाँ पे क्लाइमेट भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे अगर बारिश हो गई, ठंड पड़ गई तो वहाँ पे रहने के लिए कोई जगह नहीं है. ऑलराइट, सो इट इज़ ऑब्वियस कि वहाँ पे सेटलमेंट्स कैसे होंगे? डिस्पर्स्ड होंगे, यानी बहुत बहुत दूर होंगे. अगर उस जंगल में एक घर है किसी ट्राइबल कम्युनिटी का, किसी भी लेट्स से आदिवासी का, तो उसका घर दूसरे घरों से काफ़ी दूर होगा. ऑलराइट, सो in a jungle or in a big rain forest or in a big dense forest, the settlements will always be dispersed. Same with places with high altitude. ज़्यादा ही हाइट पे जगह होगी तो उस जगह पे पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, ऊपर चढ़ना, नीचे आना. इमेजिन रोज़ के पानी के लिए तुम्हें हर बार पहाड़ है मोइली विलेज के पास, उस पहाड़ पे ऊपर नीचे जाना पड़ता है कभी कभार सिर्फ सामान लाने के लिए, और सिर्फ दुकान पे जाने के लिए तुम्हें ऊपर नीचे करना पड़ता है. सो इमेजिन कि तुम बहुत ज़्यादा हाई जगह पे पहुंच गए, फॉर एग्जांपल इन द हिमालयाज़. राइट, हिमालयाज़ में अगर घर तुम्हारा एकदम ऊपर है तो ऊपर नीचे जाना, अपने ज़रूरत की चीज़ें लाना, अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी है उसको हॉस्पिटल ले जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. राइट, सो प्लेसेस विथ हाई एल्टीट्यूड यानी बहुत ज़्यादा हाइट, these are places where dispersed settlements are found in India. All right, and finally dry desert lands. Rajasthan and Gujarat, these are two places in India which have very dry desert lands. Okay, and now because of these dry desert lands, obviously वहाँ पे agriculture नहीं हो सकता, वहाँ पे पानी भी कम होता है, रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा नहीं होता. अभी ऐसे जगहों पे कितने लोग रहेंगे? बहुत कम लोग रहेंगे. एंड इवन इफ पीपल स्टे देयर तो वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं. ऑलराइट, सो दीज आर द डिफरेंट प्लेसेज वेयर डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स आर फाउंड इन इंडिया. अभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तुम एग्जाम्पल में देख रहे हो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लिखा हुआ है. ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तो इतने सारे घने जंगल है. राइट, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वाई वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा नहीं होता, वहाँ पे पानी के ज़्यादा सोर्सेज नहीं होते. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी, एंड मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर फाउंड इन हिली रीजन, यानी अगेन इट्स एट अ वेरी हाई हाइट, जिसके वजह से वहाँ पे सिर्फ डिस्पर्स सेटलमेंट्स यानी एक दूसरे से फैले हुए सेटलमेंट्स मतलब पाए जाते हैं. ओके, नाउ moving on, we will learn about human settlements in Brazil.
Now, the earliest settlements of Brazil were found by European traders in the coastal areas. सबसे पहले ब्राज़ील में सेटलमेंट्स यानी ह्यूमंस कहाँ पे रहने लगे थे? कोस्टल एरियाज में. वाई? बिकॉज बाहर से यूरोप से जो ट्रेडर्स आते थे, जो भी लोग अपने शिप से आते थे दूसरे जगहों पे ट्रेडिंग करने के लिए यानी सामान को बेचने खरीदने के लिए, they used to live around the coastal areas or they settled near the coastal areas. So that's why the first settlements in Brazil were found near the coastal areas. Now these areas are now densely populated due to having a good water supply, rainfall and large range of natural resources. तो क्या हुआ, इन एरियाज में रहने वाले लोग फिर ज़्यादा बढ़ने लग गए और द पॉपुलेशन इन दिस एरिया इंक्रीज्ड. वाई? बिकॉज वहाँ पे पानी का सप्लाई भी अच्छा था, रेनफॉल भी अच्छा था एंड a large range of natural resources. You have fishing for fish, फिर वहाँ पे rivers भी होते हैं, rivers के ends भी होते हैं. Alright, there were a lot of rich soil over there. Alright, उगाऊ ज़मीन जिसे बोलते हैं. Alright, so because of that the population in that area became dense, or the population in that area grew in the coastal regions of Brazil. Hence the settlements found here are nucleated. इसलिए ब्राज़ील के कोस्टल एरिया जो है वहाँ पे सेटलमेंट्स कैसे हैं? न्यूक्लिएटेड है, एक दूसरे के बहुत करीब है. ऑलराइट, सिंपली बिकॉज वहाँ पे देयर इज गुड अमाउंट ऑफ वाटर, गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, फॉर एग्जाम्पल द सिटी ऑफ साओ पाउलो हैज रिच सॉइल विच इज यूजफुल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, कॉफी क्रॉप्स. इट ऑल्सो हैज अ लार्ज सप्लाई ऑफ मिनरल्स एंड अ गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. अभी साइड में तुम देख सकते हो जो पिक्चर है, that is of the city of Sao Paulo today. All right, you can see city के बीचों बीच में से एक river जा रहा है. All right, so that means you know there's a good amount of water supply. Then it has rich soil. तुम देख सकते हो river के साइड में ही कितना सारा greenery है. All right, so you can tell कि that soil is very very rich. एंड साओ पाउलो में क्या उगता है ज़्यादा से ज़्यादा? कॉफ़ी विच इज़ सो, इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप. इट इज सोल्ड सो मेनी प्लेसेज अक्रॉस द वर्ल्ड. ऑलराइट, योर बिगेस्ट कॉफ़ी ब्रांड स्टारबक्स, कैफे कॉफ़ी डे, ऑल ऑफ दिस, ये सब हर जगह क्यों है? क्योंकि कॉफ़ी इज सच एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप एंड साओ पाउलो इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉफ़ी ग्रोअर्स इन द वर्ल्ड. ओके, एंड इट ऑल्सो हैज़ अ लार्ज सप्लाई ऑफ मिनरल्स एंड अ गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. मिनरल्स क्या होता है? जैसे कि आयरन, स्टील, ये सब चीज़ें, एल्यूमिनियम, ये सब बनाने, ये सब मशीनें बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में काम आते हैं. नाउ दीज मिनरल्स, नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ बिल्डिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ ब्रिजेस एंड एवरीथिंग. क्यों यहाँ पे बनाए जा रहे हैं ये सब सारी चीज़ें? बिकॉज obviously you have the minerals, then you will start making more things out of it. You will start making buildings, you will start making machines, you will start making cars, bikes, और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो रहने के लिए. Alright, so Sao Paulo has a large supply of minerals and a good transportation system. इन सब मिनरल्स का यूज़ करके तुम रोड्स बना सकते हो, ब्रिजेस बना सकते हो, मशीनें बना सकते हो, बिल्डिंग बना सकते हो. तो ऑब्वियसली एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बना सकते हो. राइट, यू कैन सी द अमाउंट ऑफ ब्रिजेस, रोड्स, इट्स वेरी क्लीन, इट्स वेरी organized. All right, and that's why Sao Paulo is a nucleated settlement in Brazil. ब्राज़ील में वो एक nucleated settlement का example है. All right, now moving on. Now the northeast highlands suffer from high temperatures, low rainfall and dry climates. Hence human settlements are dispersed there. Okay, ये first point मैंने पढ़ा. अभी हमने coastal region के बारे में पढ़ लिया था कि वहाँ पे बहुत अच्छे मतलब एग्रीकल्चर होता है, वहाँ का लैंड अच्छा है, रेनफॉल अच्छा है, पानी के बहुत सारे सोर्सेज हैं. एंड यू कैन सी यहाँ पे इवन इन दिस पिक्चर कि जो कोस्टल एरिया ग्रीन कलर का, एकदम डार्क ग्रीन कलर का तुम्हें दिख रहा है, वहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ एग्रीकल्चर हैपनिंग. यहाँ पे लिखा भी है इन द टेबल, एक्सक्लूसिवली लार्ज स्केल कमर्शियल फार्मिंग यहाँ पे होता है. ऑलराइट, सो दैट मीन्स कि इन द कोस्टल रीजन एंड इवन इन द लाइन वाला जो पिक्चर दिखाया जा रहा है वहाँ पे भी एग्रीकल्चर ही होता है. सो यू कैन सी इन द कोस्टल एरिया ऑफ ब्राज़ील देयर इज अ लॉट ऑफ एग्रीकल्चर हैपनिंग. लेकिन जैसे जैसे तुम अंदर आते हो ना, अभी नॉर्थ ईस्ट यानी वो डार्क ब्राउन कलर का जगह देखो. राइट, द नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड सफ़र फ्रॉम हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल एंड ड्राई क्लाइमेट. वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि जो भी रेनफॉल होता है कोस्टल एरियाज़ के आसपास होता है. फिर अंदर आते आते जैसे जब बादल अंदर आते हैं, विंड्स अंदर जाते हैं, उनमें मॉइस्चर नहीं रहता, उनमें रेनफॉल नहीं रहता. सो रेनफॉल लो रहता है उनमें, उन जगहों पे, मतलब नॉर्थ ईस्ट में. अभी रेनफॉल लो है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी हाई होगा. ऑलराइट, रेनफॉल लो है मतलब वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है यानी टेम्परेचर बहुत हाई है. एंड ड्राई क्लाइमेट, अभी इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ का जगह भी बहुत ड्राई होगा, तो क्लाइमेट वहाँ का बहुत ड्राई है. हेंस ह्यूमन सेटलमेंट्स आर डिस्पर्स्ड है. इसीलिए नॉर्थ ईस्ट ऑफ ब्राज़ील में जो डार्क ब्राउन वाला रीजन तुम्हें दिख रहा है, दैट इज completely
डिस्पर्स्ड इन इट्स सेटलमेंट्स, ऑलराइट। वहाँ के सेटलमेंट्स या वहाँ के जो रहने वाले जगह है वो बहुत डिस्पर्स्ड है, यानी एक दूसरे से बहुत दूर है, ऑलराइट, बिकॉज ऑफ सच क्लाइमेटिक कंडीशंस. Now, the central parts of Brazil also have dispersed settlements due to dense rainforest, extreme climate, limited natural resources and poor transport. अभी सेंटर की तरफ आएंगे, थोड़ा वो ग्रीनिश जगह पे देखोगे तो वहाँ पे भी सेटलमेंट्स जो है, ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी ह्यूमंस के रहने की जो जगह है वो डिस्पर्स्ड है, यानी फैले हुए हैं. क्यों? क्योंकि ड्यू टू डेंस रेन फॉरेस्ट, वी ऑल नो देयर इज द अमेजोन रेन फॉरेस्ट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्राज़ील, ऑलराइट, सेंट्रल एंड नॉर्थर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील. उस अमेजोन रेन फॉरेस्ट, वो अमेजोन रेन फॉरेस्ट इतना बड़ा है, इतना घना है कि वहाँ पे लोगों का रहना बहुत मुश्किल है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू ट्राइबल पीपल जो पहले से ही वहाँ पे रहते हैं. ओके, सो डेंस रेन फॉरेस्ट, एक्सट्रीम क्लाइमेट. अमेजोन रेन फॉरेस्ट में बहुत 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 ज़्यादा रेनफॉल होता है, राइट. कभी कभी फ्लड्स, बाढ़ बहुत ज़्यादा हर साल होता है और बहुत ज़्यादा होता है. वहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स भी होते हैं, वहाँ पे जंगलों में हर वक्त आग लगता रहता है, राइट. एंड लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज एंड पुअर ट्रांसपोर्ट. अमेजोन रेन फॉरेस्ट में क्योंकि बहुत सारा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रहा है, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, वहाँ के जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, बर्ड्स है, वो मरते जा रहे हैं, ऑलराइट. Due to these limited natural resources also, not many people choose to stay there. And poor transport. Amazon rainforest है, घना जंगल है जहाँ पे सिर्फ रिवर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है. अभी रिवर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट सेफ. हर वक्त तुम बोट में नहीं जा सकते एक जगह से दूसरे जगह पे, इट्स वेरी डेंजरस. वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, जो तुम्हें खतरे में डाल सकते हैं, ऑलराइट. Hence the central part of Brazil also has dispersed settlements, यानी सेंट्रल पार्ट, वो डार्क ग्रीन वाला इतना बड़ा जगह दिख रहा है तुम्हें मैप पे, दैट इज ऑल्सो हैविंग डिस्पर्स्ड सेटलमेंट सिंपली बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स कि बहुत घने जंगल है, क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम है, बहुत ही ज़्यादा रफ है, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, वहाँ पे चीज़ें यूज़ करने के लिए बहुत कम है, एंड पुअर ट्रांसपोर्ट, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत पुअर है. नाउ नीचे थर्ड पॉइंट में इट्स गिवन 2 एग्जांपल्स. अमेजोन रेन फॉरेस्ट तो एक है, मातो ग्रोसो थोड़ा वो येलो पार्ट दिख रहा है, येलो एंड ब्राउन वाला, जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, जहाँ पे यू कैन सी रियो पराना, यानी और पराना रिवर के आसपास जो जगह है वहाँ पे द सेटलमेंट्स आर डिस्पर्स्ड सिंपली बिकॉज वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, वहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा रफ है. ओके, with that, students, we have come to the end of our lecture. These are the 2 questions that I want you to answer today. First question is, give reasons. In Brazil, population is higher near the coastal areas. Coastal areas के जगह पे, यानी coastal areas के जो locations है ब्राज़ील में, वहाँ पे population high है. Population high क्यों है वो तुम्हें reason में देना है. Second is, dispersed settlements are found in north, east and central parts of Brazil. Dispersed settlements जो है, यानी फैले हुए जो settlements हैं, वो तुम्हें नॉर्थ ईस्ट ऑफ ब्राज़ील में मिलेंगे और सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्राज़ील में मिलेंगे. क्यों मिलते हैं? गिव रीजन फॉर दैट, राइट. फॉलो द स्ट्रक्चर दैट आई टॉट यू इन 9th, लास्ट ईयर मैंने सिखाया था. राइट दीज 2 आंसर्स इन योर नोटबुक्स एंड मेक श्योर यू सेंड पिक्चर्स ऑफ योर नोट्स एंड आंसर्स टू मी ऑन Google Classroom, alright. With that, we have reached the end of our lecture, students. Thank you so much for learning. If you have any doubts, reach out to me with via voice note on WhatsApp, or you can just message me. Okay. Thank you very much and have a nice day, all of you.